Hi everyone, a very good afternoon to all of you. I'm Ashwarya from Triple, and today we have a special guest for all of you. Today we have a young director who is famous by name as Raghav. He is a director, writer, and an actor, a founder of Prayas 3D, Mr. Raghavendra Singh sir. Raghavendra sir, I welcome you on our platform, and thank you so much for giving your time. And you agree for the interview. So first of all, congratulations for all your upcoming shows. और अभी फिलहाल जो recently आया है मटकी फोड़ उसके लिए भी बहुत सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या जी। सर आपसे जानना है बहुत सारी चीजें, बट हम शुरू करेंगे वहां से कि जो जब आपने अपनी शुरुआत की थी, जब आप इस फील्ड के लिए आए थे, या कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली कि आपको इस और चलना है? क्या घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड था या फिर किसी को देखकर आप आगे आए हैं? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? नहीं, घर में तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं था एक्चुअली। शुरू से ही, बचपन से ही इस चीज की मतलब इस तरफ मैं अट्रैक्ट रहा। बचपन का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर रामलीला वाले आया करते हैं। तो जब वो रामलीला वाले आए थे, मैं करीब 5 या 6 साल का रहा होऊंगा, और मेरी बड़ी इच्छा हुई। तो मैं जो निर्देशक थे उनके रामलीला के, उनके पास में गया और मैंने कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इसमें। मैं मुझे भले वानर सेना में ले लो, या राम जी के पीछे खड़ा कर दो, या रावण के पीछे खड़ा कर दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम अपनी गदा लेकर के आ जाओ, जो हनुमान जी रखते हैं, सोटा। तो उन्होंने कहा सोटा लेकर के आ जाओ अपना, और तुम वानर सेना में इंक्लूड हो जाना। मैं गया मम्मी के पास, मम्मी से बोला, मम्मी मुझे रामलीला में काम मिल रहा है, आप मुझे सोटा दिलवा दो। तो मम्मी ने बोला, ये बात मुझसे तो बोल दी, किसी और से मत बोलना वरना सोटे सोटे पड़ेंगे। पर मन में था, तो खुद ने ही लकड़ी ली और मिट्टी का एक गेंद बनाई मिट्टी से, और उस लकड़ी में फंसा करके मैं वो लेकर के डायरेक्टर के पास पहुंच गया। मैंने किया, आ गया मेरा सोटा, अब मुझे वानर सेना में ले लो। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया सोटा है तेरा, एक काम कर, सामने रावण खड़ा है ऐसा इमेजिन कर, और इस सोटे को जोर से घुमाकर रावण को मार, और जय श्री राम बोल। मैंने वैसा ही किया। तो लकड़ी तो मेरे हाथ में रह गई, और मिट्टी का जो वो गेंद थी, वो सामने दीवार पे जाके चिपक गई। वहां से ये शुरुआत हुई। फिर कई सालों तक मैं रुका रहा, लेकिन जब मेरी एंट्री हुई कॉलेज में, स्कूल टाइम पर भी करता था, थोड़े छोटी छोटी चीजें करता था, पर फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पर। मतलब वो दूसरे तरीके से देखते थे इस काम को। वो भी खैर अपनी जगह सही है, अपने बच्चों को सिक्योर फ्यूचर के साथ हर पेरेंट्स देखना चाहते हैं। इस काम में उनको कोई फ्यूचर नहीं दिखता था। फिर जब कॉलेज में मेरी एंट्री हुई, तो वहां पर गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर मनोज वर्मा प्रोफेसर हैं कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में, ड्राइंग एंड पेंटिंग के। मैंने वहां से एमए किया ड्राइंग एंड पेंटिंग में। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने उस जीस्ट को मेरे अंदर देख लिया कि नहीं, ये जो है किसी और मिट्टी का बना हुआ है, और इसका ट्रैक जो है वही है, थिएटर लाइन ही है। और उनसे जुड़ा, और फिर करता रहा। मतलब शुरुआत वहीं से हुई है, वो गुरुदेव का मार्गदर्शन रहा। नहीं तो मैं बड़ा ही कंफ्यूज किस्म का इंसान था, क्योंकि मैं चाहता कुछ था करना, और मैं कर कुछ और रहा था। तो मेरी लाइफ में मतलब मेरा मतलब स्ट्रगलिंग टाइम ही मेरा वही पीरियड रहा है, जब मैं करीब 16 17 18 साल का था। तो बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था मेरा वो। मैं कंफ्यूज था बुरी तरह से। सब पूछते थे क्या करना है, आगे क्या बनना है। सब बच्चों की लाइन तैयार होती थी, सब जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं और वो भी जो चाहते हैं वो कर रहे थे, पर मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते, और जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं वो मैं नहीं चाहता। तो बड़ा ही स्ट्रगलिंग टाइम था वो मेरे मेरी लाइफ का। पर गुरु मेरे को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, सही बताऊं तो, कि किस तरह से काम करना है। तब गुरुदेव मेरे जीवन में आए, और उनका मार्गदर्शन मिला, और मैं थिएटर से जुड़ गया। तो कोटा में सर मेरी शुरुआत आपने हुई। जैसे कहा आपने जी। जैसे कहा कि स्टार्टिंग में आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं था, तो अब जी। उनकी क्या सोच है? बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पिताजी ने मेरे जितने भी अवार्ड्स हैं, उनका फोटो अपने डीपी पर लगा रखा है। ये इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा रिवॉर्ड मुझे नहीं लगता मेरे लिए कुछ और है।
बिल्कुल सर, और आपने वो चीज प्रूव की है, हम ये कहेंगे कि जी स्टार्टिंग में जहां आप खुद भी कंफ्यूज थे और जी हाँ जी जब हाँ जी। फैमिली का सपोर्ट नहीं था, तब सब इस चीज से विरोध में थे और आपने फिर भी वही लाइन चूज की। एक मार्गदर्शन, हाँ, इंस्पिरेशन, आपको एक जी। बोलते हैं कि पुश मिल गया और वो आपने अचीव हम्म। करके दिखाया। हाँ, एक्चुअली हुआ ये था कि जब कॉलेज टाइम पर जब मैंने ये थिएटर लाइन पकड़ लिया था कोटा के अंदर, तो मेरा करीब 150-200 लोगों का ग्रुप बन चुका था। हमारी डेली मीटिंग होना, हफ्ते में 1-2 प्रोग्राम डालने ही डालने, रात रात भर हम लोग बाहर हैं। तो इससे घर वाले थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि ये तो फिर वापस गलत ट्रैक पर चला गया है। जो सालों से उन्होंने मेहनत की थी मुझ पर कि इसको हम साइंस दिलवा दें या बायो दिलवा दें, मैथ्स दिलवा दें और इंजीनियर बना दें, तो उस ट्रैक से मैं वापस से जो है निकल गया था। तो उनको बहुत टेंशन हुई और उन्होंने मुझे एमबीए करने के लिए इंदौर भेज दिया था। तो यहाँ पर भी मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने जॉब किया। पर फिर वो अंदर से जो था, जो बोलता था, रोज रोज चिल्लाता था कि नहीं, तू इसके काम के लिए नहीं बना है, तू किसी और काम के लिए बना है। तो जिस दिन वो काम पकड़ा, उस दिन घर में मतलब होना ही थे कि एमबीए किया है और फिर इस लाइन में, इसमें कुछ भी नहीं है, स्ट्रगल बहुत सारा है, कंपटीशन बहुत सारा है, तुम्हारे घर में, परिवार में, खानदान में कोई इस लाइन में नहीं है, गॉडफादर नहीं मिलता है, तो इस फील्ड में काम करना मतलब नामुमकिन ही था उनके लिए। अ, पर पता नहीं क्यों, कहाँ से प्रेरणा आ रही थी और मैं काम किए जा रहा था। वो कहते हैं ना सर, जिस काम में आपका मन हो, जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो, उसे आप जी। और दुगनी लगन से करते हैं और फिर उसका हाँ फल मिलता है। वही शायद जी, इस स्टोरी में हुआ है। हाँ शायद। सर, प्रयास 3D कैसे फाउंड हुआ है? प्रयास 3D की शुरुआत कैसे, जिसमें 3D हम जहां तक मुझे पता है डांस, ड्राइंग और ड्रामा को जी 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 डिनोट किया गया है। सो जी जी प्रयास जी। 3D कैसे फाउंड हुआ? अब इसकी पीछे एक छोटी सी कहानी ये है कि मैं पहले फ्रीलांस काम कर रहा था, जिसमें मैंने चैतन्य शाह जी के साथ, रवि जोशी जी के साथ, शरद सबल जी के साथ, राजन देशमुख जी, अनिल चापेकर जी, श्री राम जोग जी, मुकुंद जी, इन सब के साथ मैं काम कर रहा था और इन सब से काफी कुछ सीखा भी मैंने। पर मुझे एक चीज की कमी लग रही थी इंदौर शहर के रंगकर में, कि यहाँ पर शौकिया थिएटर बहुत होता है, मतलब शौकिया थिएटर ही हुआ करता था और साल में सिर्फ 2 नाटक हो जाते थे उस समय पर। 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय पर 2 नाटक भी हो जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। और ये मुझे कमी लगती थी कि नहीं यार, थिएटर मंथ में एक तो हो कम से कम। तब वहां से ये चीज जहन में थी। और मैंने, मेरी जो वाइफ हैं, उस समय मेरी कोई स्टार थी वो, ज्योति जी, तो उनके साथ मैंने चर्चा की कि अपन क्या ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही टफ डिसीजन ले रहे हो। मैंने कहा इससे पहले भी तो लिया था। जब मैं एमबीए करने के बाद इस फील्ड में आकर के खड़ा हुआ हूँ, वो भी एक मेरे लिए सबसे बड़ा टफ डिसीजन वही था, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था मेरी अच्छी खासी सैलरी हुआ करती थी और उस जॉब को मैंने किस तरह से छोड़ा था वो भी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा है वो बताता हूँ। कि मैं एक, मेरे क्लाइंट थे मंगेश जगताप जी, जो संतूर बजाते हैं बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश में एकमात्र वही हैं। तो वो मेरे क्लाइंट थे उस समय पर। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रहे थे, तो उसमें मैंने उनको देखा, तो वो थिएटर से संबंधित उनके पिक्स मुझे दिखे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया यहाँ पर थिएटर भी होता है क्या? कि हाँ होता है। तो उन्होंने मुझे उन्नति मैडम जी का, जिनका अभी देहांत हो गया है, उनका मुझे नंबर दिया। मैं उनसे मिलने के लिए बड़ा ही परेशान हो रहा था उस समय कि कैसे उनसे मुलाकात हो जाए। तो उस दिन मतलब मैं 2 दिन तक मेरे काम पर ऑफिस भी नहीं गया कि नहीं उन्नति मैडम से मिलना है। उनका मैंने नंबर लिया था और बरसात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था शाम को 5 बजे का। मैं दिन भर से सिर्फ उनके कॉल का इंतजार कर रहा, उनका कॉल नहीं आया और बरसात होने लगी। तो मुझे लगा कि अब मैं फोन लगाऊंगा उनको तो वो मना कर देगी कि बेटा बरसात हो रही है, आज बताओ, कल मिल लेते हैं। मैंने कहा मैं कल पर नहीं टाल सकता इस काम को। मैंने बाइक उठाई और भरी बरसात में उनके घर पहुंच गया। और वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो थिएटर की शुरुआत वहां से होती है इंदौर में। और फिर जब उनके थ्रू, उनके मार्गदर्शन में मैंने कई लोगों से, सत्यनारायण व्यास जी हो गए, फिर चैतन्य शाह हो गए, रवि जोशी जी हो गए, इन सबसे मुलाकात हुई, इन सबके साथ मैंने काम किया। और जिस कमी की मैं बात कर रहा हूँ, कमी दिखी और मैंने मैडम को ये बात कही, तो मैडम ने कहा कि कर तो सकते हैं लेकिन बड़ा टफ डिसीजन है। मैंने शुरू तो करते हैं।
तो खजराना मंदिर से हमारे जो है प्रयास 3D की शुरुआत हुई। खजराना मंदिर के पास में कालिका माता का मंदिर है, हम लोग वहां बैठते थे, मैं था, मैडम थी और मेरे एक मित्र और हैं भावेश बख्शी। हम 3 लोगों ने इस प्रयास 3D की उस समय वहां पर मंदिर में नींव रखी और वहां पर पहले जो प्ले था हमारा तिरिच, उसका हमने नाट्य रूपांतरण किया। उदय प्रकाश जी की कहानी है, उसका नाट्य रूपांतरण किया। उसको हम लोगों ने वर्बली डिजाइन कर लिया था। हालांकि उसका मंचन हम लोग 2 साल के बाद कर पाए, पर पहला प्ले जो प्रयास 3D के माध्यम से हम लोगों ने उठाया था उस समय, वो तिरिच था। और उसके साथ ही नीव संस्था है जिनकी अंकुरी मैडम जिनकी संचालिका है, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने, वो बच्चों के लिए काम करती हैं, बच्चों का एनजीओ है उनका, जो स्लम के बच्चे हैं उनके लिए वो वर्क करती हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों से नाटक करवाओ, और हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। और एक पहला प्ले मेरी लाइफ का मैंने लिखा था, इत्ता इत्ता प्यार, और वैलेंटाइन डे के दिन हमने उसका मंचन किया कि प्यार का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो अभी तक दिखाया जा रहा है, प्यार ऐसा भी होता है। इसलिए उन बच्चों के साथ जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उस वर्कशॉप में, वो पूरा एक्सपीरियंस हमें नाटक के माध्यम से हमने वो दिखाया। अब उसमें समस्या ये थी कि हमारे पास लाइट के साउंड के पैसे नहीं थे। हमने हॉल बुक कर लिया था प्रीतम लाल, वो भी हमारे लिए बड़ी बात हो गई थी। 2,500-3,000 रुपये उस समय इन्वेस्ट करना भी बड़ी चीज थी हमारे। तो वो तो खैर व्यवस्था उन्होंने पंखुरी दीदी ने करवा दी, पर लाइट और साउंड की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट निकाला उसके अंदर, हमने कैंडल लाइट शो किया है। मोमबत्तियों को बच्चों को पकड़ा दिया और उसमें पूरा शो निकाल दिया, उसी की रोशनी में पूरा प्ले हुआ है। इस तरह से उस प्ले, वो पहला प्ले जो हमने किया वो इस तरह से किया। तो अभावों में भी वो प्ले प्रभाव छोड़ के चला गया, जो आज भी लोगों के जहन में है। वो इस तरह का उन्होंने प्ले देखा, ऐसा प्ले अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ से हमारे प्रयास 3D की शुरुआत होती है। और 3D डांस ड्रिंक ड्रामा, आपने बिल्कुल सही कहा, कागजों में यही है। लेकिन जो बच्चे आते हैं, जो जानते हैं प्रयास 3D का असली मतलब और मकसद, वो यही है कि डेडिकेशन, डिवोशन और आपका डिसिप्लिन, इन तीनों को आपको रखना है। तो आप वो पालोगे जो आप जिस इन तीनों को ही फॉलो करते हुए आज मैं इस लायक हो पाया हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका डिवोशन होना चाहिए और आपका डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ थ्रू, ये सारी चीजें। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और जो शुरुआत एक रामायण में हनुमान के साथ वानर सेना में जुड़कर हुई थी, और उसके बाद फिर प्रयास की खजराना मंदिर के उधर एक प्ले करके, और फिर बच्चों के लिए एक लाइव कॉन्सर्ट जिसको मोमबत्ती के थ्रू किया, और आज प्रयास 250 से ज्यादा शोज कर चुका है। जी हाँ। और ये जो तरक्की धीरे धीरे करते हुए आए, इसके पीछे लगन चाहिए, जी हाँ। जो आपने नियमित रूप से करते रहे हैं, और 100 से ज्यादा प्लेस हो चुके हैं प्रयास के। सर इतनी सारी चीजें आप कर चुके हैं, बट इनमें से यदि हम एक बेस्ट प्ले या बेस्ट रोल जो आपने पोर्ट्रे किया हो, जो आपके दिल पे छाप छोड़ के गया हो कि ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट प्ले या सबसे बेस्ट कैरेक्टर था जो मैंने पोर्ट्रे किया, तो वो कौन सा? देखो, एक पिता को अपने बच्चों में किसी को चॉइस करने के लिए कहा जाए तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। मैंने जितने भी प्ले किए हैं, जितने भी करेक्टर किए हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं। और मैंने उतनी ही शिद्दत हर करेक्टर में, हर प्ले में दिखाई जितनी मैंने उससे पहले दिखाई, और उसके बाद भी वही शिद्दत और वही सब चीजें दिखा रहा हूँ। लेकिन यदि चुनाव किया जाए तो मैं आज भी उस मोमेंट को याद करता हूँ जब रामायण में मैं, रामलीला में मैं वानर सेना में वो सोटा लेकर जो पहुंचा था। वो मेरी लाइफ का सबसे, मतलब मेरी लाइफ को एक दिशा देने वाला मोड़ था। तो वो आज भी मैं सिर्फ उसी बच्चे को याद करता हूँ। कोई सा भी काम करता हूँ तो वो जो शिद्दत मैंने दिखाई थी कि डंडा लेकर आया था, उसमें मिट्टी की गेंद मैंने बनाई थी, और उतनी ही मासूमियत से मैंने वहां पर जय श्री राम बोलते हुए रावण के सर पे वो मिट्टी का लोंडा फेंक दिया था। वो मेरे लिए अभी तक, मतलब वो मेरा माइलस्टोन है। मैं वैसा ही बने रहना चाहता हूँ, वैसे ही मैं काम करते रहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, वो एक टर्निंग पॉइंट है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके दिल पे छाप छोड़ के चला गया, और वो आप याद करते हैं। जी सर काफी अभिनेताओं के साथ आपने काम किया, बहुत सारे लीजर्स का नाम आपने अभी भी लिया कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, बट यदि किसी एक के साथ जो बेस्ट मोमेंट या फिर उनके साथ काम करके आपको काफी दिल को प्रसन्नता हुई, ऐसा किसका नाम आप लेना चाहते हैं?
फिर वापस आप उलझा दिया आपने मुझे। ऐसा नहीं है, सबके साथ ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आज मतलब इस लायक हो पाया हूँ कि आज जो नींव हमने सोच के रखी थी, जो सोच के हमने प्रयास की नींव रखी थी कि महीने में एक शो तो कम से कम होना चाहिए, और मैं उसमें लगभग जब शुरुआती दौर रहा मेरा प्रयास सीढ़ी का, तब मैंने एक महीने में 8-8 शो भी किए। तो आज आप देख रहे हैं इंदौर में कितने लगभग लगातार शो होते ही चले जा रहे हैं। तो उन सब में यदि मैं बताऊं कि कौन से ऐसे अभिनेता हैं, तो मैं एक नाम लेना चाहूंगा। एक क्या, कई नाम है वो, पर फिर भी जो जो अभिनेता की कैटेगरी में मेरे सामने जो जिनके साथ मैं और काम करना चाहूंगा, वो अनिल चापेकर जी। वो मतलब उनके साथ मैंने एक ही प्ले किया है, मेकअप, पर वो जो स्पॉन्टिनिटी होनी चाहिए, जो को एक्टर को सपोर्ट होना चाहिए, वो मुझे उनसे मिला और बराबर मिला उस प्ले के अंदर। और मेरी वापस मैं उनसे बोलता भी हूँ कि आप दादा वापस से वो प्ले उठाइए, अपन फिर से करते हैं उस प्ले को, कुछ चीजें छूट गई थी वो फिर से डालनी है। तो एक वो हैं, फिर एक आपके राजन देशमुख जी हैं, उनके साथ भी मैंने एक प्ले किया और बड़ा आनंद आया उसमें। और अभी अगर युवाओं में मैं बात करूं, तो मेरे को एक्टर हैं एक अश्विन वर्मा, और एक अरशद, और एक संदीप। ये वो हैं जो आप जो एनर्जी एक एक्टर को चाहिए होती है अपने को एक्टर से, ये बराबर वो रेस्पॉन्स देते हैं, वो रिएक्शन बराबर देते हैं। तो आप मतलब एक्टिंग कुछ नहीं होती है, मतलब मेरी भाषा में मैं कहूँ तो, हालांकि लोग कहते हैं कि एक्टिंग सीखना है, एक्टिंग सिखाना है, पर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि रिएक्शन सीखो आप। एक्ट तो हो ही रहा है, मेन होता है रिएक्शन, कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। तो उस रिएक्शन से जो एक्शन हुआ है उसका वजन बढ़ जाता है। तो वो जो रिएक्टर हैं, वो वो ही एक्चुअल में एक्टर है। तो वो बराबर रेस्पॉन्स जो मैंने बात कही है, वो क्यों कही है, वो सामने वाला अपने एक्सप्रेशन से जस्टिफाई कर देता है। दैट इज एक्टिंग। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है। एक्टिंग, डायलॉग तो क्या होता है, लेखक है, लेखक ने लिखा है डायलॉग, तो वो लेखक हो गया। और आप कैसे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, ये डायरेक्टर हो गया। एक्टर कहाँ गया? एक्टर उस संवाद के बीच में जो गैप है, जो साइलेंट है, जो साइलेंस है, वो एक्टर होता है। कि उस साइलेंस को किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एक्टर। मेरी परिभाषा यही है एक्टर को लेकर। अब डायलॉग बोलना, खड़े होना, हाथ हिला देना, दैट इज नॉट एक्टिंग। वो तो डायरेक्टर और राइटर हो गया। एक्टर उन दोनों के बीच में कहीं पर खड़ा होता है, जो सिर्फ रिएक्ट करता है, दैट इज एक्टर। ये मेरी परिभाषा है, हो सकता है विशेषज्ञ इसको और कुछ और। बहुत सटीक परिभाषा है सर ये, हाँ। क्योंकि अब जैसा आपने बताया कि एक साइलेंट को भी रिएक्ट करके दिखाना, मतलब साइलेंस में रिएक्शन क्या हो सकता है, बट वो जो रिएक्शंस, ये बात है कि यदि आप डिलीवरी कर रहे हैं किसी डायलॉग की और आगे वाले के रिएक्शन से पता चलता है कि उसकी एक्टिंग कितनी मजबूत है सर। हाँ, वही है। तो जो डायलॉग है उसका भी महत्व उसके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। उसका जो रिएक्शन आता है वो आपके डायलॉग को, आपके पंच को और हाईलाइट कर देता है। तो ये वो लोग सर हैं जो टाइमिंग के साथ। जी जी जी। जी शुरुआती दौर की बात की थी, जब आपने कहा कि जब 2,500 पे इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, और जैसे आपने कहा कि मोमबत्तियों के थ्रू आपने जो जी पहला जी लाइव बच्चों के साथ किया था, तो जी उस जी। टाइम अर्निंग सोर्स कैसा था, या फिर कैसे लग रहा था कि सेटिस्फाइड करना है अपने आप को कि ये सारा, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, आप किसी चीज में जी अपने आप जी को पूरा दे रहे हैं, और जी आपने अपनी जॉब तक क्विट करी इस चीज के लिए, तो जी फिर वो जी जी कैसे सेटिस्फेक्शन हुआ कि जॉब तो क्विट कर दी है, पर यहाँ से अब अर्निंग आनी है, तो वो जी। दौर क्या था? वो बड़ा ही कठिन, मतलब हर कोई यही कहता था, वो ताना ही पड़ता था। तो वो बातें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए मुझे पता नहीं, पर मैं कह देता हूँ कि वो दौर ऐसा था कि जितनी मेरी सेविंग्स थी वो इसमें मैं इन्वेस्ट कर चुका था। प्लस मैं पैदल पैदल थिएटर जाता था, पेट्रोल के पैसे नहीं थे। इवन मैं खाना भी वहाँ खजराना मंदिर में जो अन्नपूर्णा है, वहां पर पहले फ्री में मिलता था, मैं वहां पर खाना खाया करता था उस समय पर। और वो मोमेंट में
मतलब मेरे लिए सबसे प्यारा मोमेंट मेरी लाइफ का वही था जहां पर मैं अपना डिवोशन, अपना डेडिकेशन साथ में लेकर चल रहा था और उसको मेंटेन कर रहा था। वरना एक समय ऐसा भी आया था जब निराशा कि टूट जाना, वहां पर जो मेरी वाइफ है वो मेरे लिए सहारा बन के खड़ी हो गई, और वहीं पर मैं ये डिसीजन भी ले लिया कि हाँ यार, पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। तो वो बड़ा ही स्ट्रगलिंग टाइम था, पर वो मोमेंट आज भी मुझे याद आता है। और मतलब इनोसेंस, वो अनुभूतियां हैं। मैं एक्चुअली शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में पिरो करूं, उन अनुभूतियों को प्रस्तुत करूं, तो माफ कीजिएगा। पर वो अनुभूतियां हैं, वो बड़े ही प्यारी चीजें थी, हुई, घटित हुई, और आज इस लायक हो पा रहा हूँ, इस लायक प्रयास पहुंच पाया है कि जो सोच कर, जिस डिसीजन के साथ हमने ये काम शुरू किया था, आज वो हमें फलता फूलता दिख रहा है। इस बात की खुशी है। तो वो जो बीज लगाने के बाद उसके वृक्ष बनने तक की जो प्रोसेस है, वो तो रहती है, कठिन रहती है। फसल तैयार ऐसी नहीं होती है। परिश्रम ही सफलता की पूंजी है, और जो जी परिश्रम आपने किया वो अब जी सफलता में दिखाई दे रहा है। और सर जी बहुत ही पॉजिटिविटी आती है आपकी बातों से कि आपने कहा कि वो जो स्ट्रगलिंग टाइम था वो सबसे प्यारा टाइम था। और जी हाँ जी हाँ। काफी सुन के भी ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, बट उन पलों को आप आज भी याद करते हो, पॉजिटिविटी में याद करते हैं, और जी उन पलों से ही आज ये सक्सेस आपको मिली है। और बिल्कुल। अगर हम देख सकते हैं कि प्रयास जो नाम है वो भी जी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट आता है, इसी स्टोरी से है, इसी स्ट्रगल से है जो निकल के आ रहा है हाँ, प्रयास। आप प्रयास तो करें। वो है ना, लाइन्स है ना कि एक पत्थर उछाल कर, तबीयत से उछाल कर तो देखो यारो, है ना, वैसा कुछ है ना। तो वही है कि आप शुरुआत तो करें एक बार, और जो कर रहे हैं उसके लिए प्रयासरत हो जाए। सर इतना क्रिएटर को आप आगे लेकर आ चुके हैं, और इसे हम ही नहीं कह रहे हैं, इसे नेशनल अवार्ड के थ्रू भी आपको रिकॉग्नाइज किया गया है। सो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि सर को नेशनल थिएटर फेस्टिवल में नाट्यश्री अवार्ड से नवाजा गया है, और इसी के साथ सर को रंग रत्न एट नेशनल थिएटर फेस्टिवल में रंग रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो सर क्या फीलिंग होती है अवार्ड रिसीव करते जब कोई एक अच्छा काम आप कर रहे हो और उसका अप्रिसिएशन आपको मिल जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए किसी और से, और जी जी। अवार्ड आपको जब मिला, तो उसके बारे में आप क्या कहना अच्छा ही लगता है। मैंने आपको बताया ना कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड रहा, वो वही रहा जब मैंने मेरे पिताजी की व्हाट्सएप प्रोफाइल की डीपी पर अपने अवार्ड्स को देखा। वहां के बाद फिर मुझे अब सब ठीक है, आ रहा है। वहां पर अब ऐसा हो जाता है। वो मोमेंट मेरे लिए खास था, जब, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विरोध में थे वो पिताजी ही थे, कि जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहां पर इन सब चीजों को दूसरी नजर से देखा जाता है। तो जब उन्होंने इस शिद्दत को, मतलब उन्होंने मेरी शिद्दत को सराहा है, उन्होंने मेरे काम को सराहा है, और वो जो डीपी उनका बोलता है ना, मेरा मतलब मोटिवेशनल पार्ट मेरी लाइफ का अब वही है। मैं जब भी निराश होता हूँ, कोई चीज कभी हो ही जाता है, अप एंड डाउन आते ही हैं, तो मैं मेरे पिताजी का डीपी देखता हूँ जहां पर उन्होंने मेरे सारे अवार्ड्स लगा रखे हैं उस फोटो में। तो वो मेरा मोटिवेशनल पार्ट बन जाता है कि ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है और ये बरकरार रहना चाहिए। तो वो है? और उस आत्म। डीपी या उस इमेज से ज्यादा जो इमोशंस उसके पीछे है जी वो कहीं ना कहीं जी। जी 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 जी। सर काफी शॉर्ट फिल्म्स भी आप कर चुके हैं, जी काफी हाँ। लाइव प्ले भी कर चुके हैं। जी। कुछ शॉर्ट फिल्म्स जो आप बताना चाहें हमें, या फिर कौन सा ऐसे प्रोग्राम है जो आने वाले हैं दर्शकों के लिए? शॉर्ट फिल्म्स का तो मतलब हमने सारी शॉर्ट फिल्म्स जो बनाई हैं सोशल कॉजेस को लेकर के ही बनाई हैं, जिसमें जितने भी कॉज हैं सोसाइटी में, उन सब को लेकर के हमने बनाया है। जैसे राखी हो गया, जिसको काफी सराहा गया है यूट्यूब पर, करीब 40 लाख के ऊपर उसके व्यूज भी हैं, लाइक्स भी हैं। और एक टीएसएफ है, एक मुखोटे हैं। ये ऐसी फिल्में हैं जो आपको आपके आसपास या आपके आप में ही घटित होती हुई कहानियां दिखती हैं।
ये उन कहानियों को हमने लिया। जैसे राखी का मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि वो छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हम जब सड़क से जाते हैं और कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम रुकते नहीं। रुकते हैं तो 2 सेकंड के लिए हम सिर्फ ये देखने के लिए रुकते हैं कोई हमारा परिचित तो नहीं, और जब वो परिचित नहीं निकलता है तो हम मूव कर जाते हैं वहां से आगे फटाफट। उस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने राखी बनाई थी। उसकी कहानी इतनी सी है कि एक लड़का है जो डेली अपने ऑफिस जाता है, और रास्ते में उसको एक दिन एक वैन में से आवाज आती है, भैया एक लड़की को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। उसको लगता है अपनी बहन, उसकी बहन है। वो उस वैन का पीछा करता है। वो मतलब काफी चेसिंग सीन्स हैं उसके अंदर, पूरी मूवी चेसिंग पर ही है वो। और वो चेस करते करते वो जब पहुंचता है तो वो वैन में से उस लड़की को फेंक कर वैन भाग जाती है वहां से, और लड़की को उठाता है, उसका चेहरा देखता है और ये बोलता, थैंक गॉड मेरी बहन राखी नहीं। तो ऐसे ये हमारे साथ होता है, अक्सर होता है। कहीं पर कुछ इंसिडेंट होता है तो हम रुक करके सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखते हैं कि हमारा कोई अपना तो नहीं है, तो हम रुकते हैं, और नहीं है तो हम मूव कर जाते हैं। तो हम इतनी हमारे अंदर संवेदनाएं खत्म क्यों हो गई हैं? क्या हम कि दूसरों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना कोई खास चेहरा हमें दिखे तो ही हमें उसमें इन्वॉल्व होना है? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये तो हमारे मानवता का सबसे बड़ा जो एक चिन्ह है वो शायद संवेदना ही है, कि हमें दूसरी जितने भी जीव हैं उनसे अलग करता है। वो भावना है, वो संवेदना है, हम उन्हें भी खत्म करते जा रहे हैं। तो इस तरह की कहानियां हैं जिन पर मैंने काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और आगे भी मैं ऐसी कहानियां तलाश कर रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ और चीजें जुड़े मिले तो मैं काम करूँ उन पर। और अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज की है। डायरेक्टर है मेरा मोइन सर, मोइन खान। उनके साथ एक मटकी फोड़ मैंने फिल्म की थी, जिसको अभी वेब सीरीज में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है और गैमप्लेक्स पे वो आ रही है। कहानी बड़ी अच्छी थी, और उसके पीछे की कहानी भी बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यदि आप जानना चाहें तो। बिल्कुल सर, हम जरूर जानना चाहेंगे उसके बारे में। कि मोइन सर जब मेरे पास आए थे स्क्रिप्ट लेकर पहली बार, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर इसके पीछे कंडीशन है कि हम जो करेक्टर आपको दे रहे हैं वो लीड करेक्टर है। तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम लोग मुंबई में भी अप्रोच कर रहे हैं, एक मराठी एक्टर हैं उनसे अप्रोच कर रहे हैं। इन केस वो मना करते हैं तब हम आपको इसके लिए कास्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, और वो स्क्रिप्ट लेकर मैं घर पर आया, और मराठी में है वो जो करेक्टर था, वो मराठी करेक्टर था। तो मैंने मराठी सीखी। आपके आकाशवाणी में मुले सर हैं, उनसे जाकर के मैंने जितने भी डायलॉग्स थे वो मराठी में कन्वर्ट करवाए, और उनसे टोन भी सीखी मैंने कि किस तरह से जो है काम किया जाता है, मतलब किस तरह से बोला जाता है। एक टोन फिक्स होती है मराठियों की, तो उसमें मैंने काम किया। 7-8 दिन बाद जब मोइन सर का फोन आया कि सर मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, तब मैं उनसे मिलने के लिए गया। और वो मतलब ये उन्होंने मीटिंग इसलिए रखी थी मुझसे कि वो मुझे मना कर दें, क्योंकि मुंबई के जो एक्टर थे वो शायद 99% उनकी तरफ से हाँ आ गई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने पढ़ी स्क्रिप्ट? तो मैंने बिना देखे उनको डायलॉग सुना मराठी में। और वो एक मोमेंट था, वो टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब तो ये कैरेक्टर आप ही करेंगे। तो ये वेब सीरीज मुझे मिली उस टाइम। ओके सर, तो तो बहुत सारी स्टोरीज और आपकी बातें सुनकर मैं एकदम कनेक्ट सी हो गई हूँ कि बस आप बोलते रहे और मैं सुनती रही, बिकॉज जो स्टोरी आपने बताई इससे पहले ये रियलिटी है, ये हम सब फेस करते हैं। और मेरे ख्याल से झूठ ना बोलूं तो हमारे साथ भी यही होता है कि यदि कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है तो हम जरूर देखते हैं, रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज मैंने भी फेस की, और ये मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातें लगी अभी कि हम ये करते हैं। जी जी जी। तो अब ऐसा लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं किसी के जीवन में कुछ चीजें चेंज कर सकती है। जैसे आज मेरे लिए हुआ है, शायद मैंने ये सुना है, मुझे कहीं ना कहीं लगी ये बात, और मैं शायद खुद अपने आप में चेंजेस लाऊंगी इसको सुनकर। बिल्कुल, हमें मतलब ये हमें स्टोरीज काफी इंस्पिरेशन होती है और किसी के लिए टर्निंग भी हो सकती है। आपको मैं एक रिसेंटली केस बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले का ही केस है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, और रेलवे क्रॉसिंग के इस साइड जहाँ मेरा घर है वहाँ पर कुछ दूरी तक स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो रात को 11 बजे मैं रिहर्सल से घर पर आ रहा था, तो 3-4 लड़के
एक लड़के को घेर के खड़े हुए थे उस अंधेरे में। मेरी लाइट की बाइक की रोशनी जब उन पर गई तो वो थोड़े से हरकत में आए, तो मैं समझ गया देख करके कि वो उसके साथ कुछ मारपीट कर रहे हैं उस अकेले लड़के के साथ। मैंने बाइक जैसे ही वहां पर लगाई तो तीनों चारों लड़के वहां से भाग गए। जिस लड़के को उन्होंने पकड़ रखा था मैंने उससे बात की, तो उसने बताया कि वो उससे पैसे वैसे छीन रहे थे, मोबाइल वगैरह छीन रहे थे। तो वो मुझे एक अच्छा लगा कि यार मेरी वजह से किसी का मतलब सामान भी बच गया और उसको कोई हार्म भी नहीं हुआ किसी भी तरह का। नहीं तो वो बात बढ़ जाती, उसको हार्म भी होता, शारीरिक हार्म भी होता। बस मेरी एक लाइट ने वो काम कर दिया, उस बच्चे की जो है जिंदगी भी बच गई और उसका सामान भी बच गया। तो इस तरह से बस ये छोटा सा खुशी स्टेप लेना होता है। ये खुशी एक अलग ही खुशी है सर, जब ये आपको पता ये हो आपको, कि हाँ, जाने अनजाने आपने किसी की मदद कर दी। मदद कर दी। जी हाँ, जी हाँ। तो वो एक लगता सर है वो। मटकी फोड़ की हम बात कर रहे हैं, जी। सो मटकी फोड़ की स्टोरी के बारे में आप क्या बताएंगे, या फिर उसके कोई इंसिडेंट्स जो अभी, क्योंकि रिसेंटली ये आने वाली है, तो उसकी क्या स्टोरी है, उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मेरे को मेरे निर्देशक की तरफ से ये अभी गाइडलाइंस नहीं है कि मैं उसको रिवील करूं, पर फिर भी ये कहना चाहूंगा कि एक ड्रामा है। यदि आपको ड्रामा थ्रिल देखने में इंटरेस्ट है तो आप जरूर इस वेब सीरीज को देखें। बहुत बढ़िया ड्रामा है और एक स्ट्रगलिंग आदमी की ही कहानी है जो जमीन से शुरू करता है और आकाश तक पहुंचता है। एक उस व्यक्ति की कहानी। सो सर यदि बात करें एक ऐसी फील्ड जिसमें आपने अपने खुद ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं दिखता है या इसमें स्ट्रगल बहुत होता है और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, तो जो लोग हैं, जो युवा है, जिनमें टैलेंट्स होते हैं, जिनमें स्टेज फियर होता है, या जस्ट इस बेसिस पे कि इसमें आगे फ्यूचर नहीं होगा या इसमें स्ट्रगल बहुत है, जो ये चीजें छोड़ देते हैं या आगे आने से डरते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक ही लाइन कहूंगा कि थिएटर करो, जहां भी हो, जैसे भी हो, थिएटर करो। क्योंकि थिएटर आपको भले ही वो ना दे जो आप चाहते हैं, लेकिन ये जरूर बता देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जीवन में। और थिएटर मतलब मैंने तो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा पॉइंट कहूंगा या टर्निंग पॉइंट कहूंगा वो थिएटर ही रहा है। जहां मैं कंफ्यूजन के दौर में जी रहा था, वहाँ थिएटर ने आकर मेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। मैं डिसीजन मेकर बना अपनी लाइफ में और आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो थिएटर आप कीजिए। और जैसा आपकी स्टोरी से हमें पता चला जो स्ट्रगल्स आपने किए, जैसे आपका ये मानना है कि प्रयास करते रहो, फेलियर्स लाइफ में आएंगे, उसे आपने पार किया, चुनौतियां आई, चैलेंजेस आए, सबको पार करते करते आज यहाँ तक आप पहुंचे। हाँ, और अब एक नया स्टेप और ले रहा हूँ मैं इसी में। मेरी एक नॉवल और आने वाली है। अब लॉकडाउन के दौरान करीब 30 सालों से जो रिसर्च मेरी चल रही थी, फेरी टेल्स हम कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सब को लेकर के जितनी भी हमारा इतिहास, खास तौर से जो छिपाया हुआ नहीं है, जिसको मिटा दिया गया है, तो उन सब को लेकर के मैंने एक उनका कोलार्ज बनाकर एक कहानी तैयार की है, देवानव, देवमय दानव। फिक्शन है, पूरा ड्रामा है, हिस्टोरिकल भी है। आपको बहुत सारी चीजें उसमें कनेक्ट हो जाएगी कि हाँ ये हमने सुना है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने देखा है। वो सारी चीजें कनेक्ट होती हुई आपको उस नॉवेल के अंदर मिल जाएंगी जिसका नाम है देवानव, और ये बहुत जल्द अब पब्लिश होने वाली है। तहे दिल से इसका इंतजार करेंगे सर हम, और देवानंद के लिए ऑल द बेस्ट। और हम देवानव, देवानव, जानते हैं कि देवानव, देवानव, जी, देवमय दानव। ओके, सो इसके लिए ऑल द बेस्ट सर। और हम जानते हैं कि इसे बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, दिलों को छुएगी, क्योंकि आपकी जो स्टोरीज है, जहाँ तक इस इंटरव्यू में हम सुनते आ रहे हैं, तो ये काफी टचिंग है और प्रयास बहुत तरक्की पर है। और इंदौर में सब क्रिएटर्स के लिए और इन सारी चीजों के लिए हम जानते हैं कि प्रयास 3D बहुत आगे है, और बस यही दिल से दुआ है कि आप इसमें और तरक्की करें। और ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू ऐश्वर्या जी, थैंक यू वेरी मच। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मन तो था कि और बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछते रहे, हालांकि टाइम की कमी थी, इसलिए हम इतना कर पाए। इतना टाइम भी आपने हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू। और राइट, तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप में टैलेंट है तो आगे आने से डरिए मत। स्टेज फियर, फेलियर्स और ये सारी चीजें तो इन सारी चीजों का हिस्सा है, इससे तो आपको पार करके आगे जाना है। जैसा सर ने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल फेस किया है, वो एक रामायण से स्टार्ट होने वाला एक गधाधारी और वो एक हनुमान की फौज में जमा होने वाले, स्टार्टिंग वहां से करके और फिर इतनी सारी चैलेंजेस पास करते हुए आज अगर प्रयास स्वीटी यहाँ पर है तो आप भी एक हिस्सा बन सकते हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रयास करते रहे, पॉजिटिविटी अपने अंदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।